नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आज का क्लास है हिंदी गद्य का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास। अब आज देखेंगे कि गद्य का विकास कैसे हुआ। जितना आज तक जैसे हम लोग पढ़े, हिंदी का 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, क्या क्या? तो एक आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल, ये सब जो पढ़ रहे थे, ये सब था हम लोग का क्या? पद्य। ठीक है, क्या था? पद्य में पढ़ रहे थे। अब पढ़ना है गद्य। तो गद्य क्या चीज होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, गद्य क्या चीज है, पद क्या है, जस्ट इसका उल्टा, गद्य का उल्टा पद्य में ले लेंगे, समझ जाएंगे इसी तरह से, किसी एक चीज को समझेंगे। अब देख चुके हैं कि आधुनिक आदिकाल खत्म कर दिए हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल सारा खत्म हो चुका है। आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि गद्य क्या चीज है। ठीक है, हिंदी गद्य का विकास या हिंदी साहित्य में गद्य का विकास दोनों एक ही। ठीक है, तो गद्य क्या होता है, पहले ये गद्य क्या होता है। ठीक है, तो गद्य उसको कहते हैं, गद्य ऐसे रचनाओं जिसमें, ऐसे कह सकते हैं कि गद्य ऐसे रचनाओं में जिसमें रस, क्या रस, क्या रस, छंद, तुक और क्या मान सकते हैं, अलंकार। ठीक है, अलंकार, इस सब चीज का क्या, ये सब चीज का विधान मतलब क्या होता है, नहीं पालन क्या करना। ठीक है, इस सब चीज का जरूरत नहीं, इस सब चीज का पालन ही नहीं करना। ठीक है, विधान ना हो, उसको क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि बनावटी, मतलब बनावटीपन रचना। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे रीति काल में कवि लोग लिख रहे थे, या तो आधुनिक काल में मान सकते हैं जो पद पढ़ रहे थे, या तो फिर भक्ति काल में एक पंक्ति दूसरा पंक्ति से मैच होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए सुनने में, जिसे कहते हैं ना, बिहारी कहते हैं नटत जितत खिजत भर भवन में कहते हैं नैनों से बत्ती। आप लोग पढ़ी होंगे ये सब पंक्ति। तो ये सब जो सुनने में अच्छा लगता है, वो क्या एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से मैच होता है। क्यों? वो पद्य है, क्योंकि उसमें अलंकार का ध्यान रखना पड़ता है, तूक का, रस का। ठीक है, ये सब चीज रचनाओं में ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो रचनाओं को पढ़ने में थोड़ा सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गद्य क्या है, गद्य वैसा नहीं है। गद्य है क्या, गद्य बनावटीपन रचना, मतलब बनावटी मतलब अपने जिस तरह से हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, वो गद्य में ही संभव है। ठीक है, गद्य में ही, पद में वो संभव नहीं होता है। समझ गए यहां तक? चलिए, और अब देखते हैं कि गद्य। ठीक है, तो एक सबसे पहले बनावटीपन रचना भाषा है। ठीक है, ये बनावटीपन मतलब अपना मन इच्छाओं के अनुसार इसमें कर सकते हैं, अपना विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, इसको अपने इच्छा अनुसार से। ठीक है, और बात इसमें एक और है, क्या है तो बोल, और गद्य में जस्ट इसका उल्टा करते हैं। गद्य में ये सब चीज का पालन किया जाता है, अपने विचारों को उसमें पंक्ति में सजा के लिखना पड़ता है। और ये पद लिखने के लिए ये आम लोगों का बात नहीं रहता है, क्योंकि उसको आम लोग के लिए सुलभ नहीं है पद। ठीक है, पद क्या है, आम लोगों के लिए बिल्कुल सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है, आगे पीछे लाइन मिलाना पड़ता है, रस अलंकार का प्रयोग, ये सब चीज बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन गद्य में ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, गद्य का जान लेते हैं कुछ कुछ विशेषताएं। ठीक है, गद्य में व्याकरण का नियम पालन होता है। क्या होता है, गद्य में व्याकरण का नियम पालन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, गद्य में नियम पालन इसलिए होता है क्योंकि इसमें देखिए, पद में आप एक दूसरे अलंकार इस सब का इसका प्रयोग करते हैं। गद्य में व्याकरण नियम, क्योंकि बिना नियम का कुछ चीज चलता है, बिना अनुशासन का कुछ नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, नियम का पालन होता है कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एक उपन्यास लिख रहे हैं मान लेते हैं, तो उपन्यास में देखेंगे कहाँ पे कहाँ रुकना है, कहाँ पे कुछ लगेगा। ठीक है, वो चीज ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग किसका, कि यह एक देखा जाता है कि गद्य में जो होता है विचार को रेखीय तार्किक में, रेखीय तार्किक मतलब गद्य में विचार को, क्या गद्य में विचार को रेखीय तार्किक में। ठीक है, क्या है, रेखीय तार्किक में। हाँ, रेखीय तार्किक में, रेखीय तार्किक में तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे कोई दिक्कत नहीं। रेखीय तार्किक मतलब, ठीक है, मान लेते हैं एक रचना यहाँ से चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अपना विचार देते आ रहा हूँ और एक सीधा चलते जा रहा है। रेखीय तार्किक मतलब सीधा, ना इधर उधर का कुछ नहीं। जैसे गोदान, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा। ठीक है, गोदान लिखा, तो गोदान में क्या हुआ, जो स्टोरी जो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, हीरा इस सब का, गोबर इस सब का, वो क्या अंत तक सीधा चलते रहता है। उसके बीच में इधर उधर का गांव का आता है, राजा इस सब का। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो विचारों के तरफ सीधा लेके जाए। ठीक है, जो सुपर मतलब ये ऊपर से और नीचे वाला पंक्तियां मेल हो। ठीक है,
उसको कहते हैं गद्य में। बेसिकली ये नहीं कि मतलब जो मेल हो तभी गद्य, क्या कि उस तरह के प्रबंध काव्य होता है, मुक्तक काव्य ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब यही होता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन गद्य में अक्सर देखा जाता है कि, ठीक है, क्या देखा जाता है, जिसे उपन्यास का बात कर रहे हैं, प्रबंध काव्य की बात कर रहे हैं, इसलिए कि ऊपर पंक्तियां नीचे पंक्तियां से मेल होगा, ठीक है, ये गद्य हो गया। मुक्तक काव्य जिसको कहते हैं, मुक्तक काव्य छोटे छोटे रचनाओं, ठीक है, जो कि मुक्तक खड़ी बोली में भी मुक्तक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहला रचना और दूसरा, पहला लाइन और दूसरा लाइन का मेल ही नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको समझने के लिए इसको कोई जरूरत नहीं पढ़ने होता। लेकिन प्रबंध काव्य में क्या होता है, इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए क्या है गद्य, क्या है गद्य। सबसे पहले कि रस, छंद, तुक, अलंकार सबसे दूर रहता है, इनको प्रयोग होता नहीं, ठीक है। विधान ना हो या तो विधान नहीं करता है, या तो समझ गए। अरे बनावटीहीन रचनाएं और भाषा है, ठीक है, जो अपने विचारों को अच्छे तरह स्वच्छंद प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, इतना आलजाल नहीं है। और दूसरा क्या है, ये व्याकरण का नियमों का पालन करता है, व्याकरण का नियम का पालन करता है, ठीक है, नियम का पालन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विचारों को रेखीय तार्किक में ले जाता है। और क्या देखेंगे, तो इसमें गद्य में काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचनाएं भी शामिल है, ठीक है। क्या है, काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचना भी इसमें शामिल होता है। काल्पनिक इसलिए, जैसे कि मान लेते हैं कि बिना काल्पनिक, तो याद रखना निबंध जो होता है, हिंदी साहित्य के निबंध है, हिंदी निबंध, वो अधिकतर कल्पना नहीं रहता है। जैसे साहित्य में और विधाओं में, जैसे कहानी सब, उपन्यास में कल्पना रहता है, लेकिन निबंध एक चीज है जो कि उसमें ज्यादा कल्पना नहीं रहता है। ऐसा बात नहीं कि कल्पना नहीं होता है, लेकिन ज्यादा निबंध कल्पना नहीं होता है। गद्य निबंध क्या है, गद्य है निबंध, तो उसमें क्या है, कल्पना ज्यादा नहीं रहता है। उसमें क्या है, मनुष्य अपना विचार को प्रकट करता है। निबंध क्या है, निबंध, ठीक है, निबंध मतलब विचारों का बंधा हुआ, ठीक है। एक टोकरी मान लेते हैं क्या, एक टोकरी है, ठीक है, इस टोकरी में अपने विचार को भर दिए और इस विचारों से अच्छा बंध दिए, यही निबंध हो गया, ठीक है। मतलब अपने विचारों को खच के बांध देना, वही निबंध है, ठीक है। समझ लिए आसान भाषा में। अब दूसरा बात है क्या है, गद्य में क्या क्या आता है, तो गद्य में मान लेते हैं क्या, निबंध आता है, कहानी आता है, उपन्यास आता है, और क्या आता है, तो आत्मकथा आता है, और क्या आता है, तो फिर रेखा चित्र आता है, ठीक है, रेखा चित्र आता है, और क्या आता है, और संस्मरण आता है। इसी तरह से अन्य चीज लिख देते हैं। और क्या आता है, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा है, इसी में आता है, ठीक है। और भी आता है, अच्छा, जो समाचार पत्र सब क्या है, गद्य में ही आता है, ठीक है। और इंटरव्यू सभी गद्य में ही होता है, यहाँ समझ गए। अब इसमें गद्य में एक चीज और होता है कि गद्य में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं किसी को, क्या, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, ठीक है। विचारों को क्या है, स्पष्ट रूप में समझा सकते हैं। यहाँ तो समझ गए आप लोग, क्या विचारों को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। मुझे लगता है कि गद्य समझ गए होंगे क्या चीज है, ठीक है। और सेम इसका उल्टा कर दीजिएगा, पद हो जाएगा, ठीक है। पद हम लोग जानते हैं कि कविता तरह जो लिखा रहता है, ठीक है, एक पंक्ति पूरा लिखा रहता है कविता की जरा, ठीक है, वो क्या हो गया, पद्य हो गया, ठीक है। जैसे कोई कविता हम लोग पढ़ते हैं, तो कविता क्या चीज में होता है, हमेशा पद में होता है, याद रखिएगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखते हैं कि हिंदी गद्य की परंपरा आदि काल से ही मिलने लगी थी। तो एक चीज और कि गद्य का शुरुआत कहाँ से हुआ, ठीक है, गद्य का शुरुआत कहाँ से हुआ, कौन किया, किसने किया, ये अभी मैं आगे चर्चा करने भूल गया, अब सुन लो, ठीक है। गद्य ऐसा नहीं है कि मतलब गद्य आधुनिक काल में ही लिखा जाने लगा। कब, आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में ही लिखा जाने लगा। तो क्या गद्य बहुत पहले से आ रहा था, चला हुआ, ठीक है, बहुत पहले से मतलब आदिकाल से, ठीक है, आदिकाल से ही लिखा चला आ रहा था गद्य। आदिकाल में आया, भक्ति काल, रीति काल, इस सब में गद्य लिखा जाता था, लेकिन छुटपुट लिखा जाता था। क्या छुटपुट मतलब एक दो रचना, इस तरह गद्य लिखा जाता था, पूरा भरपूर मात्रा में नहीं लिखा जाता था। तो भरपूर मात्रा में कब से लिखा जाने लगा, तो आधुनिक काल से लिखा जाने लगा भरपूर मात्रा में, ठीक है, कह सकते हैं 19वीं सदी से, ठीक है। अब देखते हैं कि हिंदी गद्य की परंपरा का आदिकाल से ही मिलना शुरू हो गया था। बोल रहा है कि हिंदी गद्य की परंपरा, हिंदी गद्य लिखने की जो परंपरा चला, वो आदिकाल से ही मिलना शुरू हो गया था। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होता है। बोलते हैं कि आधुनिक काल से पहले, आधुनिक काल तो आज भी चल रहा है जैसे आधुनिक काल, उससे पहले, आधुनिक काल से पहले क्या चीज होता था, रीतिकाल से पहले भक्तिकाल से आदिकाल। तो बोल रहे हैं कि आधुनिक काल तो सबसे लास्ट चौथा फेज में है, चौथा फेज में आधुनिक काल से पहले, तीसरा क्या है, रीतिकाल, दूसरा क्या है, भक्तिकाल, पहला आदिकाल। तो यही से सब इस समय भी मिलता था,
ठीक है, गद्य रचना। लेकिन इसका क्या था, इसका 3 रूप था। इसका कितना रूप था, 3 रूप था। 3 रूप कौन कौन सा था, तो उस समय जो भाषा, ठीक है, जो भाषा और लेखक, जो कवि कह सकते हैं, वो कहाँ रहता था, वो भी इंपॉर्टेंट करता था। इसलिए 3 फेज में कौन कौन मिलता है, तो एक राजस्थानी साहित्य मिलता है, राजस्थानी गद्य इसको कह सकते हैं, ठीक है, राजस्थानी गद्य है, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य है, और तीसरा खड़ी बोली गद्य है, ठीक है। अब तीनों में से सबसे ज्यादा राजस्थानी गद्य फेमस हुआ, सबसे ज्यादा मात्रा इसी को माना जाता है, और पुराना भी सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। तो कैसे इसमें ज्यादा मात्रा पाया जाता है राजस्थानी गद्य, और सबसे पुराना भी कैसे है, तो इसलिए क्या कि उस राजस्थान जानते हैं आप लोग, राजाओं का गढ़ था। कहाँ, राजाओं का, राजपूतों का गढ़ राजस्थान था, ठीक है। तो राजस्थान राजपूतों का गढ़ है, तो वहां राजा राजपूत जानते थे पहले, हम लोग भी जैसे जानते हैं कि राजपूत ही पहले राजा होते थे, ठीक है। निम्न कास्ट के बहुत कम, ना के बराबर में देखने मिलता था। तो जिस तरह राजस्थानी गद्य मिलता है, तो वहां जो राजा, एक मान लेते हैं, एक राजा यहाँ है, ठीक है, एक राजा मान लेते हैं को पृथ्वी चौहान है, ठीक है। पृथ्वी चौहान के आश्रय में कौन लेखक थे, कौन कवि थे, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई मान लेते हैं गद्य में रचना किया, ठीक है। तो जहां राजा है ज्यादा, वहीं तो रचना लिखेगा, वहीं तो कवि भी रहेंगे उसी के आश्रम का। पहले कवि लोग कहाँ रहते थे, राजा के आश्रय में सॉरी, राजा के आश्रय में कवि लोग रहते थे, ठीक है। यहां समझ गए। तब जब जहां रहेंगे राजा लोग, वहीं पे उन्हीं का प्रशंसा करके उन्हीं का लिखेंगे वहीं पे ना। इसीलिए सबसे पुराना क्यों, क्या राजा के पास रहते थे। राजा कहाँ ज्यादा रहता था, राजस्थान के ज्यादा फेमस थे, ठीक है। तो सब कवि लोग वहां जाना चाहते थे, वहीं रहे राजा के छत्र छाया में। ब्रज भाषा, अब हमारा ब्रज मथुरा साइड में भी कम नहीं था, ठीक है, उसमें ब्रज भाषा भी जोर शोर में पनपी थी। तो उसमें ब्रज भाषा भी बहुत प्रचलन में था, ठीक है। ब्रज भाषा में भी रचना हुआ, ठीक है, क्या है, ब्रज भाषा में भी रचना हुआ उसमें, ठीक है, गद्य रचना। और खड़ी बोली सबसे कम मिलता है, खड़ी बोली का ही, ठीक है। यहाँ समझ गए कि आदिकाल से पहले, आधुनिक काल से पहले गद्य का कितने रूप मिलते थे, तो 3 रूप मिलते थे। कितने रूप, 3 रूप मिलते थे, ठीक। कौन कौन, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। अब इसमें से गद्य के तीनों रूप में राजस्थानी गद्य सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है, सबसे पुराना और सबसे बेहद भी माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें, ठीक। आदिकाल में जो हिंदी गद्य में लिखा गया था वो देखते हैं। पहले आदिकाल में देखेंगे, फिर भक्ति काल इस समय आएंगे, ठीक है। तो आदिकाल में देखेंगे कि कोलिया माला, ठीक है, कोलिया माला कथा, राउरवेल का हुआ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये क्या है, रचना हुआ। ये यही सब 4 रचना फेमस है आदिकाल के समय, ठीक है। तो शुरुआती फेज में मान लेते, शुरुआती के फेज में 4 गद्य रचना मिलता है, ठीक है। कैसे, मैं पहले बता चुका था जब वो पढ़ा रहा था रीतिकाल शायद उसी में, भक्ति काल में बता चुका था ट्रिक के साथ में। कैसे, कोलियामाला, कोलियामाला कैसे याद रखेंगे, तो कैसे याद रखेंगे, कोलिया का के हो जाएगा, राउर के आर हो जाएगा, ठीक है, और ऊ से यू हो जाएगा, और वो भी से भी, तो करू, ठीक है। कैसे, मैं करू करके याद रखा था, ठीक है, करू, करू मतलब कोलियामाला, ठीक। और ये क्या है, ये ईस्वी सन के मतलब जिस तरह पहला रचना है इसी तरह अरेंज करके रखा हूं, ठीक है। तो पहले रचना कौन है, कोलियामाला, फिर राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रत्नाकर, ठीक है। तो कोलियामाला का के लिख लिए, और राउरवेल का आर, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का यू, और वर्ण रत्नाकर का भी, ठीक है। तो करू नाम हो गया, करू नाम से रहा। अब देखेंगे ये सब रचना कौन रचनाकार हुए, कब में लिखा गया, और ये सब का क्या विशेषता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आदिकाल में कितने पुस्तक मिले थे, तो 4 पुस्तक मिले थे, 4 पुस्तक मिले थे, ठीक है। 4 गद्य रचना पुस्तक मिले थे आदिकाल में, याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले कोलियामाला कथा, कोलियामाला, ठीक है। आदित्य सूर्य उनके रचनाकार हुए। कौन, आदित्य सूर्य ने 778 ईस्वी में कोलियामाला, ठीक है, कोलियामाला कथा नामक गद्य रचना किया। किसने, तो आदित्य सूर्य ने, याद रखना, आदित्य सूर्य ने, ठीक है। कोलियामाला कौन किया था, आदित्य सूर्य ने, ठीक है, लिखा था। अब आता है 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि, ये रोड़ा है, रोड नहीं समझ लेना, ठीक है, रोड़ा, रोड़ा से रोड, ठीक है। तो रोड़ा कवि ने राउरवेल, ठीक है, मैं पहले बार सुना था कि रोड़ा कवि, कैसा नाम है, रोड़ा कवि, रोड़ा, ठीक है। तो रोड़ा क्या नाम है, ठीक है, उसका कवि नाम है रोड़ा, और उसका रचना कौन है, तो राउरवेल उनका रचना हुआ, ठीक है। राउरवेल नामक एक गद्य की रचना की। अब ये गद्य की रचना की, अब देखेंगे, ये याद रखना, ठीक है, ये गद्य पूरा गद्य नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, गद्य और पद्य दोनों मिला हुआ रूप है, ठीक है। जैसे राउरवेल गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउर मतलब गद्य और पद्य क्या चीज होता है, तो चंपू काव्य पहले जानो कि चंपू काव्य क्या चीज होता है, ठीक है। चंपू काव्य वो होता है जो गद्य और प्लस पद्य, गद्य और पद्य मिला के जो बनता है वो क्या होता है, चंपू काव्य। क्या होता है, चंपू काव्य, हाँ, चंपू काव्य, चंपू काव्य, ठीक है।
यहाँ समझ गए आप लोग। तो चंपू का क्या होता है, तो गद और पद मिला के जो बनता है वो चंपू का हो जाता है, मिक्स गद पद मिक्स का चंपू का है, ठीक है। ये प्राचीनतम रूप है। और राउरवेल, एक बात और रखना कि राउरवेल ये है जो कि ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया था, कोई पुस्तक कॉपी जैसे होता है ना, उसमें जो मान लेते कि कॉपी पुस्तक नहीं था, पेड़ के छाल होता था, ठीक है, पेड़ का छाल उतार के कॉपी बनाया जाता था, वो भी नहीं था, ठीक है। तो क्या चीज़ था, तो पहले पत्थर में लिखा जाता था, पत्थर में, ठीक है, पत्थर में छेनी समझते हैं उसको, कूट कूट के उसमें लिखा जाता था, ठीक है, पत्थर में लिखा जाता था। तो उसी तरह शिलांकृत, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा गया है, पूछा जाएगा ही। क्या है शिलांकृत कृति, शिलांकृत मतलब शिल मतलब पत्थर होता है, ठीक है, शिला, शिला मतलब पत्थर, ठीक है, शिलांकृत कृति, शिलांकृत मतलब शिलों में अंकित, ठीक है, क्या है, शिला में अंकित, शिला मतलब पत्थर, पत्थर में अंकित रचना है, ठीक है, पत्थरों में अंकित था कौन, राउरवेल। समझ गए। यहाँ हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन एवं श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदी में क्या, हिंदी साहित्य में जो पढ़ते हैं हम लोग नक्शिक वर्णन, जैसे रीतिकाल भक्तिकाल में बताया था कि ये नक्शिक वर्णन है, ठीक है, क्या है, नख से सिख तक का वर्णन है, ठीक है, क्या है, नख से सिख तक का वर्णन। जितने बताओ, मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कोई रचना का नाम बताइए रीतिकाल के कवि का, कौन सा नक्शिक वर्णन, कौन सा रचना है, ठीक है। तो चलिए उसमें बताइए नक्शिक वर्णन, ठीक है, नख से सीख मतलब नाखून से लेकर शिखा से मतलब बाल तक के वर्णन मिलता है किसमें, वो सबसे पहले राउरवेल में मिलता है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले नक्शिक वर्णन कहाँ मिलता है, किसमें, राउरवेल में। क्वेश्चन है, जितना बता रहा हूँ मैं सारा फैक्ट चीज रखा हूँ, इधर उधर की बातें के लिए नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो पढ़ा रहा हूँ उसको, और याद करते जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। चलिए अब आते हैं राउरवेल में, ठीक है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस रचना में, राउरवेल में 7 बोली का समावेश है, 7 बोली का समावेश है, ठीक है। 7 बोली मतलब एक राजस्थानी बोली, ब्रजभाषा, कौरवी, इसी तरह 7 बोलियों का समावेश है। कितने बोलियों का, 7 बोलियों का समावेश है, ठीक है। अभी तक तो पूछा शायद नहीं है, ठीक है, इसमें पूछेगा, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। राउरवेल के हिंदी साहित्य, राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों का शब्द मिलते हैं, जिसमें से राजस्थानी क्या है, प्रथम है। राजस्थानी प्रथम क्यों है, आप लोग को बता चुका हूं पहले। चलिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य रचना है, ठीक है, इसको याद रखना है। हिंदी का प्रथम गद्य रचना कौन है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अच्छा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, ये याद रखिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ, हाँ, व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है। ये हिंदी का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना, ठीक है, गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में किया था। इतना याद नहीं रखना है, खाली ये याद रखना है, ठीक है, दामोदर शर्मा ने किया था। दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है, दामोदर शर्मा ने किया था, कब, 12वीं शताब्दी में। तो एक पहले देख लिए आप लोग, कौन, टिकोलिया माला का था 8वीं शताब्दी में, और फिर राउरवेल देख लिए 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। और ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण कब है, तो 12वीं शताब्दी में, हाँ, कितना, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो कैसे, जैसे सीरियल में लगाया था ना, करू करके, यू, हाँ, करू करके, तो ये अब हिंदी में लिखे, चाहे किसी तरह भी याद होना चाहिए, ठीक है, करू। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, बता चुका हूं। अब इसमें एक चीज इनके बारे में हजार प्रसाद द्विवेदी कोट करते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महत्वपूर्ण ग्रंथ क्यों, व्याकरण ग्रंथ इतना पुराना इसलिए महत्वपूर्ण बताए। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। क्या, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है, किसको, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। आगे चलते हैं। वर्ण रत्नाकर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर, क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। सबसे पहले जानेंगे वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ये मैथिली के कवि थे। ये हिंदी भाषा के कवि नहीं थे, क्या थे, मैथिली भाषा के, ठीक है। यार ये रचना जो हुआ है मैथिली में ही रचना हुआ था, ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित थे। अब क्या बोलता है, वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। किसका है, ज्योतिश्वर ठाकुर का रचना है। क्या रचना है, वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर सबसे पहले, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। क्या बोलता है, मैथिली हिंदी में, मैथिली हिंदी में, इससे पहले मैथिली हिंदी का कोई कवि नहीं हुआ था, ठीक है। तो कौन हुआ, ज्योतिश्वर ठाकुर, उसने रचना किया क्या, मैथिली हिंदी में, वर्ण रत्नाकर। इसलिए मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन है, वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर कहाँ से थे, तो बिहार से थे। कहाँ से, बिहार से, हाँ, इसीलिए मैथिली भाषा में आता है, ठीक है, समझ गए यहां तक। चलिए अब देखेंगे, वर्ण रत्नाकर विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। अच्छा, व्याकरण ग्रंथ और विश्वकोशात्मक ग्रंथ अलग अलग होता है, ठीक है। ये कोश ग्रंथ है, क्या है,
कोश ग्रंथ है, कोश ग्रंथ है। कोश ग्रंथ क्या होता है? कोश ग्रंथ तो कोश नहीं कहते हैं, जिसे कि कोई शब्द का अर्थ खोजना, ठीक है, कोई शब्द का अर्थ खोजना, ठीक है। मान लेते हैं कि वीर का खोजते हैं, या तो ये वीर ही रहने दो, वीर तो नहीं, ठीक, वीर का खोजते हैं। वीर मतलब जिसे बताता है कि महान है, ठीक है, योद्धाओं का राजा है, ठीक है, इंद्र के समान है। तो ये क्या है? उसका कोश है, मतलब इसका अर्थ बताता है, ठीक है, इसका अर्थ बताता है। और क्या होता है व्याकरण में नियमावली होता है, ठीक है, कैसे शब्द प्रयोग होते हैं, क्या चीज होता है, वो नियमावली कौन बताता है? व्याकरण। लेकिन किसी का अर्थ खोजना है तो किसमें? कोश ग्रंथ में, ठीक है। तो कोश ग्रंथ और व्याकरण में अंतर समझ गए। तो ये क्या है? वर्ण रत्नाकर कोश ग्रंथ है, ठीक है, विश्व कोशात्मक ग्रंथ है, ठीक है। अगर उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन वर्ण रत्नाकर कैसा है? तो कोशात्मक ग्रंथ है। तो कौन कोशात्मक ग्रंथ है और कौन व्याकरण ग्रंथ, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं, उतना समय तक हमारे हिंदी साहित्य में या हिंदी में छुटपुट रचना हुआ, छुटपुट गद्य रचना हुआ। छुटपुट गद्य रचना मतलब एक दो मात्र हुआ, ठीक है, एक दो मात्र रचना हुआ, छुटपुट, ठीक है। अब आते हैं कि अब पूरा गद्य में लिखा जाने लगा। कब से? तो बोले थे पहले ही कि 19वीं सदी से होने लगा। तो वही बोलते हैं हिंदी साहित्य या तो साहित्य के हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी से क्या होता है? प्रारंभ होता है। कहां से? 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। चलिए अब वो देखते हैं। अब जब देखे थे हम लोग कि 3 प्रकार के विभाजन था गद्य में, ठीक है, कौन? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, ठीक है। तो तीनों प्रकार को हम देखेंगे। पहले राजस्थानी गद्य को, क्या राजस्थानी गद्य को पहले देखेंगे, फिर ब्रजभाषा गद्य को, फिर जाएंगे फिर खड़ी बोली गद्य में। हाँ, तो राजस्थानी गद्य में देखेंगे राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं। तो एक रचना जो इसको बार बार पूछता है, ठीक है, एक रचना जो पूछता है वो पृथ्वी चंद्र चरित्र का, जिसको मैं हाईलाइट कर दिया, ठीक है। पृथ्वी चंद्र चरित्र का क्या है? मणिक चंद्र सूरी लिखा है। इसका क्या है? पृथ्वी चंद्र चरित्र किसका है? तो मणिक चंद्र सूरी का है। तो चंद्र से याद रख लीजिएगा, ठीक है, चंद्र यहाँ और चंद्र यहाँ। तो इसी तरह क्या? पृथ्वी चंद्र सूरी तो मणिक चंद्र सूरी, ठीक है, समझ गए। पास से स्टार्ट है और माँ में खत्म हो जा रहा है, समझ रहे ना। तो पृथ्वी चंद्र चरित्र और मणिक चंद्र सूरी इसका रचनाकार हुए। अब देखते हैं कि अब इनका एक और नाम विख्यात है, ठीक है, तो वाग्विलास। क्या है? वाग्विलास नाम से विख्यात है, ठीक है, वाग्विलास नाम से विख्यात है। ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और दूसरों जो ये सब बचा, ये सब को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। क्या है? पंचाख्यान, ठीक है, फतहराम वैरागी लिखा था, और उधर को तो मिलता ही नहीं है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा में आते हैं। राजस्थानी गद्य में मात्र एक रचना ध्यान देना जो बताया था, ठीक है। अब ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचना उनकी रचना देखेंगे पहले, ठीक है। तो ब्रजभाषा में जानते भक्ति काल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब बल्लभाचार्य पढ़े थे, है ना, बल्लभाचार्य। हाँ, बल्लभाचार्य जब पढ़े थे तो उनके पुत्र का नाम बताया था मैं। क्या उनका पुत्र का नाम? तो विठलनाथ। क्या बताया था? विठलनाथ। अभी इनका भी पुत्र का नाम बताया था। क्या बताया था? गोकुलनाथ। क्या बताया था? गोकुलनाथ। हाँ, गोकुलनाथ। अब बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, ठीक है। अब बल्लभाचार्य का पुत्र विठलनाथ हुए। विठलनाथ ने ही गद्य रचना लिखने का शुरू किया था ब्रजभाषा में, ठीक है, भक्ति काल में। तो क्या लिखा था नाम से? तो श्रृंगार रस मंडल नाम से लिखा था। क्या? श्रृंगार रस मंडल नाम से लिखा था। श्रृंगार रस मंडल नाम से लिखा था। क्या नाम से लिखा था गद्य रचना ब्रजभाषा में? श्रृंगार रस मंडल नाम से लिखा था विठलनाथ ने। अब विठलनाथ के पुत्र बोले कि पापा जब लिख दिए तो हम काहे रह गए, तो मैं भी लिखूंगा, ठीक है। तो इसने 2 रचना का टोटल लिखा, 2 रचना, ठीक है। कितने रचना? 2 रचना। गोकुलनाथ ने कितने रचना लिखा? 2 रचना, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। तो पहला लिखा 84 वैष्णव की वार्ता। कितना? 84 वैष्णव की वार्ता। अब दूसरा लिखा 252 की वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। क्या लिखा? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अब आप लोग को पहले जैसे बता ही दिया था कि 84 वैष्णव की वार्ता किनका 84 शिष्य थे और 252 शिष्य किनका थे? तो 84 शिष्य इनके दादाजी के थे, ठीक है। 84 शिष्य इनके दादाजी के थे और 252 शिष्य इनके पिताजी के थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब इसी तरह से और हुए, ठीक है। नाभादास लिखे अष्टयाम, ठीक है, अष्टयाम 1603 ईस्वी में। अब इसमें से एक वो वेंकुटमणि शुक्ल, ठीक है, अगहन महामाते हैं, वैशाख महामाते हैं,
सुरति मिश्र का बेताल पचीसी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुरति मिश्र का क्या है, बेताल पचीसी 1710 ईस्वी में, ठीक है, इसका बारे में ही आगे चर्चा होगा। तो प्रियदास में सेवक चरित्र, लाला हीरालाल हुए, आईने अकबरी की भाषा वचनिका, ठीक है, लल्लूलाल का राजनीतिक 1802 में, माधव विलास 1817 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो नाभादास का अष्टयाम जो है वो गद्य में था, ठीक है, क्या था, पद्य में नहीं, गद्य में है, हाँ गद्य में है। ये सब जितना रचना पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ सब गद्य में है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, याद करते रखिएगा, आप लोग जो पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। और सुरति मिश्र का बेताल पचीसी, यही बेताल पचीसी आगे जाके, ठीक है, क्या यही बेताल पचीसी आगे जाके कितने भाषाओं में अनुवाद होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हीरालाल, ठीक है, क्या है, लाला हीरालाल, ठीक है, लाला हीरालाल आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम से एक रचना लिखा था। क्या रचना लिखा था, आईने अकबरी की भाषा वचनिका नाम से, ठीक है। अब यहाँ देखना रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग, क्या, ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने किया। कौन, गोरखपंथी योगियों ने किया। रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि ब्रज भाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, गोरखपंथी योगियों ने किया। कब किया था, उनका समय क्या था, 14वीं विक्रम संवत में, मतलब 1343 ईस्वी में, हाँ आसपास किया था उसी का, गोरखपंथी योगियों ने किया था। ब्रजभाषा का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, ब्रजभाषा गद्य का प्रयोग, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो गोरखपंथी योगियों ने किया था। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है, ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप पृथ्वीराज रासो, कौन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य का माना गया। अब देखना, पृथ्वीराज रासो जब बता रहा था तो उसमें से एक अध्याय, ठीक है, एक समय एक सर्ग नाम का था वचनिका, क्या, वचनिका, वचनिका शीर्षक से एक मान लेते हैं कि एक अध्याय का नाम था, ठीक, वचनिका, सर्ग मतलब वही होता है, ठीक है। तो क्या एक वचनिका शीर्षक, तो उसमें बोल रहे हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र बोलते हैं कि उसमें ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप, सबसे प्राचीन रूप किसमें मिला था, तो पृथ्वीराज रासो के रचना में वचनिका शीर्षक से एक अध्याय है उसमें मिला था, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं, देख लिए हम लोग राजस्थानी गद्य को भी और ब्रजभाषा गद्य को भी। अब खड़ी बोली पे आते हैं जिसपे हम लोग का मेन टॉपिक है। हाँ, खड़ी बोली गद्य, ठीक है। खड़ी बोली गद्य का विकास ऐसे ही डायरेक्ट हिंदी में नहीं हो जाता, ठीक है। तो हिंदी का विकास होने से पहले खड़ी बोली का विकास हुआ दक्षिणी भाषा से, ठीक है, मतलब दक्षिण की भाषाओं से विकास हुआ। दक्षिण की भाषाओं से तमिल सबसे नहीं, ठीक है, दक्षिणी भाषा मतलब जो तेलंगाना मतलब हैदराबाद की तरफ की भाषा है, तो महाराष्ट्र के कुछ एरिया में भाषा है, वो सब भाषा क्या है, दक्षिणी भाषा, ठीक है, दक्षिण की भाषाओं का प्रयोग से हुआ है। तो दक्षिणी भाषा क्या वो समझ गए, दक्षिणी बोलता है कि हाँ, खड़ी बोली का कैसे विकास हुआ। खड़ी बोली का विकास एक बार की खड़ी बोली हिंदी नहीं हो गया, तो क्या हुआ, पहले दक्षिणी भाषा से होते हुए जब शब्दों में सुधार होते होते चेंज होते होते खड़ी बोली आज हिंदी का रूप लिया है, ठीक है। तो खड़ी बोली में देखेंगे कि दक्षिणी भाषा का गद्य देखेंगे पहले, तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी, क्या, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप, क्या, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है, दक्षिणी हिंदी, ठीक है, दक्षिणी हिंदी। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्षिणी, जुबाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा। और जो उसमें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप मिलता था दक्षिणी हिंदी में, दक्षिणी हिंदी को साहित्यकारों ने क्या नाम से पुकारा था, दक्षिणी हिंदी को, तो हिंदी, हिंदवी, दहलवी, ठीक है, दहलवी, दक्षिणी, जुबाने हिंदुस्तान आदि नाम से पुकारते थे। अब एक रचना दक्षिणी भाषा में, दक्षिणी गद्य में, दक्षिणी भाषा में कहना, दक्षिणी हिंदी गद्य में कहना ज़्यादा सही रहेगा। दक्षिणी हिंदी गद्य में एक रचना किया था, कौन, तो उसका लेखक का नाम था ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, ठीक है, गेसुदराज, खाली याद रखिएगा, इतना लंबा छोड़िए। कौन, गेसुदराज का रचना है कौन, मिराजुल आस्किन, मिराजुल आस्किन, ठीक है, मिराजुल आस्किन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, मिराजुल आस्किन। मिराजुल आस्किन को क्या, मिराजुल आस्किन को दक्षिणी गद्य के प्रथम पुस्तक माना जाता है। दक्षिणी गद्य का प्रथम पुस्तक कौन माना जाता है, तो मिराजुल आस्किन को, ठीक है, मिराजुल आस्किन को क्या माना जाता है, दक्षिण हिंदी का प्रथम गद्य। इसमें सूफी धर्म, इसका विषय वस्तु क्या है, तो इसमें सूफी धर्म के उपदेश है, ठीक है, इसमें सूफी धर्म का क्या है, उपदेश है। सूफी धर्म का उपदेश किसमें है, तो मिराजुल आस्किन में है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब आते हैं मुल्ला वजही, ठीक है, मुल्ला वजही एक हुए दक्षिणी हिंदी के गद्य लेखक हुए मुल्ला वजही, ठीक है, जो सबरस लिखे थे, सबरस रचना हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुल्ला वजही का क्या है, सबरस, ठीक है। मिराजुल आस्किन का क्या है लेखक का नाम, तो गेसुदराज।
तो जो सबरस रचना है, सबरस रचना ये उर्दू साहित्य है कि उर्दू साहित्य के प्रथम गद्य रचना माना जाता है। जैसे हिंदी का प्रथम गद्य रचना अभी बताए थे ना, कौन था? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसी तरह सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है, ठीक है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। सब गोली मारो, खाली ये जानो कि उर्दू साहित्य की प्रथम रचना कौन है? सबरस है, ठीक है। इसका रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही, ठीक है। अब इसी में एक लाइन लिखा था कि हिंदुस्तान में हिंदी जुबान सो, इस लताफत इस छंदा सो, नजम और नम्र मिलाकर गुलाकर यूं नहीं बोलिए। बोलता है कि कुछ चीज़ मिलाने की बात कर रहे हैं, मैं भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और नहीं, हिंदुस्तान में हिंदी जुबान सो, इस लताफत इस छंदा सो, नजम और नम्र मिलाकर गुलाकर नहीं बोलिए, मतलब कुछ मिला के बात कर, नहीं बोली कभी खास बात कर रहे हैं। अब आते हैं गुरु। अब इसी तरह देखेंगे खड़ी बोली गद्य का, जो हिंदी गद्य कह सकते हैं, खड़ी बोली गद्य का विकास के क्रम में हिंदी गद्य में एक गुरुमुखी लिपि आता है, ठीक है। गुरुमुखी लिपि मतलब जो पंजाब में सिखों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो गुरुमुखी लिपि होता है, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि, अब गुरुमुखी लिपि जैसे हम लोग का देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। देवनागरी क्या है? लिपि है। ये क्या लिखे हम लोग? ये लिपि है। ये हम लोग का जो लिखते हैं कि का इस तरह लिखा गया, ये क्या है? हमारा लिपि है, ठीक है। ये क्या है? हमारा लिपि है। इसी तरह गुरुमुखी लिपि है। अब गुरुमुखी लिपि में का कैसे लिखा जाता है मुझे नहीं पता। तो उसी तरह बोलता है कि गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य का रचना हुआ है। तो एक रचना क्या है? सोढ़ी महरी वानु। सोढ़ी महरी वानु नाम का एक, ठीक है, सचूसंड पोथी राम रचना किया। अच्छा, एक चीज और कि गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली में कैसे लिख दिया जब दूसरा तरह लिखाता था। तो उसी तरह जैसे कि इंग्लिश में कोई शब्द लिखेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग अभी आकाश का बात करते हैं, क्या आकाश है? क्या है? आकाश है। हिंदी में देवनागरी लिखे। अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? रोमन अंक में, रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका जैसे अनुवाद कर दें, आकाश, ठीक है, जैसे करेंगे डबल ये दें, या तो फिर किसी का नाम रखना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और किसी का नाम नहीं देना है, इसी का जस्ट अनुवाद करना है तो आकाश, ठीक है, इसी का अनुवाद हो गया। तो ये जो हुआ ये लिपि हुआ, ठीक है। ये क्या लिपि हुआ? तो रोमन लिपि हुआ। और ये क्या हुआ? देवनागरी लिपि हुआ। तो इसी तरह सेम गुरुमुखी लिपि एक होता है, ठीक। गुरुमुखी लिपि मान लेते हैं किसी तरह, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह का लिखाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह क्या लिखाता है? का लिखाता है। तो इसी तरह वो अपना लिपि में खड़ी बोली का ही लेकिन अपना लिपि में लिखा, समझ रहे हो ना? क्या नाम से लिखा था? मात्र एक ही इंपॉर्टेंट, इसलिए एक ही रचना के यहाँ नाम लिखा, ठीक है, सोढ़ी महरी वानु, जो 1500 जन्म हुआ था इनका। कब? 1581 में, ठीक है, जो मिलता है। अच्छा, इसमें बोलता है कि इस रचना में क्या है? सचूसंड पोथी में बोलता है कि क्या है? गुरुवाणी की व्याख्या किया गया है। गुरुवाणी की व्याख्या मिलता है, ठीक है। इसे ध्यान नहीं देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अब आते हैं हम लोग अपना मेन जो विषय है, ठीक है, खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे हो वो जानेंगे। तो खड़ी बोली गद्य का पहले जैसे बता चुका था कि राजाओं के आश्रय में कवि लोग रहते थे और वही लिखते थे। एक सेकेंड, हाँ, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं, ठीक। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रचनाएं गंग कवि थे। गंग कवि ने लिखा चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। गंग कवि में अकबर के समकालीन, ठीक है, किसका? अकबर के समकालीन हुए गंग कवि, ठीक है। अब इसने एक रचना लिखा था चंद छंद वर्णन की महिमा 16वीं से 17वीं सदी में। अब इसका बारे में रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल ने किसके द्वारा माना है? तो गंग कवि के द्वारा। क्या, कौन सा रचना से? चंद छंद वर्णन की महिमा से। अब इसी तरह इसी कड़ी में आगे आते हैं एक राम प्रसाद निरंजनी। कौन आते हैं? राम प्रसाद निरंजनी आते हैं। उनका रचना हुआ भाषा युगवा शिष्ट। कौन हुए? भाषा युगवा शिष्ट रचना उनका नाम हुआ, ठीक है, 1741 में। इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है दोनों रचनाओं को, ठीक है। किसका है? इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी। राम प्रसाद निरंजनी का क्या हुआ? भाषा युगवा शिष्ट हुआ, ठीक है। भाषा युगवा शिष्ट की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा, क्या पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, पंजाबी मिला हुआ है और ब्रज भाषा, ठीक है, पंजाबी ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित है, ठीक है। अभी और देखेंगे इसका
देखते हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को क्या माना है? परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक। इसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम गद्य पुस्तक किसको माना है? तो भाषा योग वशिष्ठ को। प्रकाशन वर्ष 1741। ठीक है, इसका लेखक का नाम रामप्रसाद निरंजनी है। ठीक है, रामप्रसाद निरंजनी को क्या माना है? प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक। ठीक है, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मतलब निपुण हो गया। ठीक है, गद्य लिखने में निपुण लेखक हुए पहला कौन? रामप्रसाद निरंजनी हुए। अच्छा, इसी क्रम में एक और हुए दौलत राम। ठीक है, दौलत राम लिखते हैं जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद। जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद लिखते हैं दौलत राम। लल्लूलाल का प्रेम सागर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन वर्ष भी अभी लल्लूलाल को पढ़ेंगे विस्तार से, उसमें देखेंगे। ठीक है, लल्लूलाल का क्या हुआ? प्रेम सागर 1803 में। ठीक है, सदल मिश्र का नाश्तोपाख्यान। ठीक है, नाश्तोपाख्यान सदल मिश्र का वो 1803 में। बहुत इंपॉर्टेंट है सब दोनों। ठीक है, और इंशाअल्लाह खान के रानी की कैतकी कहानी। ठीक है, रानी कैतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खान रानी कैतकी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ, प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा 1798 से 803 तक। ठीक है, 1798 से 1803 तक कह सकते हैं। इंशाअल्लाह खान की रानी कैतकी की कहानी का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, सदा सुखलाल नियाज। ठीक है, चौथा में क्या है? सदा सुखलाल नियाज सुख सागर। अच्छा, एक चीज और रखना कि खड़ी बोली गद्य का विकास में इस चारों लोगों का विकास सबसे ज्यादा है। ठीक है, यही सब लोगों के योगदान से आज खड़ी बोली हम लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा लेख पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं आप, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी खड़ी बोली में। तो वो क्या हुआ? किसके योगदान से? तो यही चार लोगों को महानुभव के योगदान से। कौन? लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज के योगदान से। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के विकास में आरंभिक चरण, जो विकास के आरंभिक चरण में देखते हैं क्या हो रहा है। खड़ी बोली गद्य का आगे बढ़ाने वाले में चार महानुभव जो कि बता चुका हूं, सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र। ठीक है, ये क्या हुआ? ये आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी है। क्या? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, कि पहले ये हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, उम्र के हिसाब से जिसको कह सकते हैं। तो कौन कौन चार को याद रखिएगा? कौन कौन? तो सदा सुखलाल नियाज हुए, इंशाअल्लाह खां हुए, लल्लूलाल हुए और सदल मिश्र हुए। ठीक है, अब एक चीज और पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सबसे पहले, बोल सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा, सबसे पहले कौन हुआ? तो रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास बच्चन से। तीन दिए, तीन तरह का, किसको किसको ज्यादा योगदान दिया। रामचंद्र शुक्ल ने बोला कि सबसे ज्यादा योगदान सदा सुखलाल नियाज का। ठीक है, सदा सुखलाल नियाज का हुआ, इसके बाद इंशाअल्लाह खान का, इसके बाद लल्लूलाल का, इसके बाद सदल मिश्र का। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो लल्लूलाल और सदल मिश्र, ठीक है, लल्लूलाल, सदल मिश्र, फोर्ड विलियम, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे, जिसे मैं बताऊंगा कि फोर्ड विलियम। ठीक है, फोर्ड विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुआ था, या तो उसमें मीर मुंशी के रूप में ये सब क्या थे? टीचर थे। ठीक है, मीर मुंशी थे, मुंशी कहना सही, लेकिन उसमें प्रोफेसर लोग, या तो चाहे नहीं, किसी ब्रिटिश काल में नहीं बनने दिया जाता था, नहीं पढ़ाने, मतलब उसमें प्रोफेसर नहीं ऐड होने दिया जाता था, इसको क्या मुंशी के रूप में रखा था। लेकिन इसने हिंदी का, खड़ी बोली का अनुवाद, रचना हो रहा था, पढ़ा रहा था। ठीक है, किसको पढ़ा रहा था? तो जो अंग्रेजों के, अच्छा वो डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, नहीं तो थोड़ा सा भूल जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? फोर्ड विलियम कॉलेज का जब स्थापना हुआ था 1800 ईस्वी में, तो दो आदमी का, जैसे एक कॉलेज का स्थापना करता है तो उसमें क्या करता है? आदमी टीचर को हायर करता है ना, कौन? जो ज्यादा जानकार होगा। तो यही सब दोनों को मिला था। कौन? लल्लूलाल और सदल मिश्र गए थे उसमें। ठीक है, उन लोग को दोनों हुआ था मुंशी के रूप में। लेकिन ये सब गद्य हिंदी खड़ी बोली में गद्य में अनुवाद करता था कोई रचना का। ठीक है, एक पहला बात। दूसरा बात की ये सब पढ़ाते भी थे किसको? ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश शासक में ब्रिटिश अधिकारी लोग आते थे, तो उसको यहाँ क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं होता था, तो उन लोग क्या था, उन लोग क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान के कारण उनको यहाँ फोर्ड विलियम कॉलेज में शिक्षा दिया जाता था क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान का। ठीक है, जिसमें से खड़ी बोली आता है प्रथम रूप में। तब खड़ी बोली, उर्दू, इस सब का ज्ञान होता था। कहाँ सिखाया जाता था? तो फोर्ड विलियम कॉलेज में। तो वहां पे मुंशी के रूप में कौन कौन कार्यरत थे? तो लल्लूलाल और सदल मिश्र। याद रहेगा आप लोग को, कहानी सुना दिए। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना सबसे? सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खान। ये दोनों का फोर्ड विलियम कॉलेज से कोई वास्ता नहीं था, इन लोग स्वतंत्र रूप से थे। ठीक है, तो सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खान पहले माना है रामचंद्र शुक्ल ने, इसका लल्लूलाल, सदल मिश्र को। ठीक है, अब देखेंगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कैसे? श्याम सुंदर दास बोलते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं, पहले इंशाअल्लाह खान को मानेंगे, पहले इंशाअल्लाह खान को माना, फिर सदल मिश्र को, फिर लल्लूलाल को, फिर सदा सुखलाल नियाज को। समझ गए यहां तक? इसने और बच्चन सिंह ने, इसको किसी तरह ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों को पूछता है। ठीक है, क्रमबद्ध कौन किसको पहले आगे माना। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इस तरह
रामचंद्र शुक्ल लेते हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? तो सदा शुक्ला नियाज से ले लेते हैं। इसके बाद किसको माना? तो खान को। और इसके बाद किसका माना? लल्लू लाल को। इसके बाद किसको माना? मिस्र को, हाँ मिस्र को। नियाज खान लाल मिस्र, ठीक है, नियाज खान लाल मिस्र, ये रामचंद्र शुक्ल ने हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? नियाज खान लाल मिस्र हो गया। इसके बाद श्याम सुंदर दास का ले लेना, ठीक है, श्याम सुंदर दास का, ठीक है, श्याम सुंदर दास का क्या हो जाएगा? इंशाल्लाह खान, ठीक है। तो यहाँ पहले खान दे देना, किसी भी तरह से जिस तरह आद कर ले आप लोग। खान हो गया, मिस्र हो गया, ठीक है, खान मिस्र। इसके बाद क्या हो गया जी? लाल हो गया। इसका बाद नियाज हो गया, ठीक है, नियाज हो गया। तो जैसे कि खान मिस्र लाल नियाज, ठीक है, इसी तरह आप लोग किसी तरह से भी आद कर लेना है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि जॉर्ज ग्रेसन और R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल जैसे विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार गिलक्राइस्ट के अधीनस्थ कौन गिलक्राइस्ट थे? तो वही फोर्ट विलियम कॉलेज के, हाँ आप कैसे प्रोफेसर, ठीक है, गिलक्राइस्ट के अधीनस्थ मतलब उसके अधीन में, किसके? गिलक्राइस्ट के अधीन में लल्लू लाल और सदल मिस्र का माना है, ठीक है, को माना है। क्या बताए? जॉर्ज ग्रेसन और W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल जैसे विद्वानों ने आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार किससे माना है? तो लल्लू लाल और सदल मिस्र से माना। कौन कौन? तो जॉर्ज ग्रेसन ने माना है, W. फ्रेजर ने, नलिनी मोहन ने, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रेसन का आधा, नलिनी मोहन का इसका जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रेसन का पूछता है, तो किसको माना है? लल्लू लाल और सदल मिस्र का, ठीक है, ये इसके मानते हैं। किसके अधीनस्थ में थे? तो गिलक्राइस्ट के अधीनस्थ में थे। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है, उसके अधीन में थे। अब आते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, जो पहले बता दिया। लल्लू लाल और सदल मिस्र का दोनों का फोर्ट विलियम से संबंध था। अब आते हैं सदा सुखलाल नियाज पे, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इसका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा 1746 ईस्वी में, ठीक है, मृत्यु छोड़ दी, लेकिन ये 1746 में याद रखिएगा। इनके दो रचना हुए, ठीक है, सदा सुखलाल नियाज का दो रचना, ठीक है। क्या? सुख सागर, सदा सुखलाल से सुख सागर रचना कर दिया। क्या जी? सुखलाल से सुख सागर का रचना कर दिया। सुखलाल से सुख सागर का रचना कौन कर दिया? तो सदा सुखलाल नियाज ने। सदा सुख से सुख अपना ही नाम टाइटल ले लिया, ठीक है, सदा सुखलाल, तो सुख से सुख सागर याद रह जाएगा। सुखला सागर, तो सुख से सदा सुखलाल नियाज याद रह जाएगा। और मुंत क्या है? मुंत खबुत वारिक रचना हुआ। इसका दोनों रचना को याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सुख सागर, ठीक है, और मुंत खबुत वारिक। इंशाअल्लाह खान दूसरे में, ठीक है, इंशाअल्लाह खान 1756 ईस्वी में, ठीक है। पहला खान सदा सुखलाल नियाज पहले थे, इसके बाद इंशाअल्लाह खान थे। रामचंद्र शुक्ल भी इन्हीं को पहले क्रम के अनुसार माने हैं। तो इंशाअल्लाह खान 1756 ईस्वी में हुए, ठीक है। अब इसने एक रचना किया था, रानी कैतकी की कहानी, एक रचना कहानी लिखा था, ठीक है, रानी कैतकी की कहानी। रचना कब हुआ था? 1798 से और 803 में। 1798 में लिखने शुरू किया था और 803 में वो, मतलब कितना? इधर 3, इधर 2, इधर 3, मतलब 5 साल लिखा था एक रचना लिखने में, ठीक, खड़ी बोली में। क्या? एक कहानी लिखने में इनको 5 साल लग गया था खड़ी बोली में, ठीक है। खड़ी बोली में कहानी, पहला कहानी था खड़ी बोली का, तो इसको कितना दिन लग गया? 5 साल लग गया, ठीक है। रानी कैतकी की कहानी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उदयभान चरित्र नाम से जाना जाता है, ठीक, उदयभान चरित्र नाम से। तो रानी कैतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित्र, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग आधे रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अब आता है रानी कैतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में मौलिक श्रृंगारिक प्रमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात होता है। रानी कैतकी सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय मतलब प्रेम कहानियां। ये क्या है? कैसा कहानी है? प्रेममय कहानी, श्रृंगारमय प्रेम, श्रृंगार मतलब प्रेम ही हो गया, ठीक है। तो प्रेमाख्यानक है, प्रेमाख्यान मतलब प्रेम की कहानी है, ठीक है, परंपरा का सूत्रपात होता है। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा किया था। अपनी भाषा को ये लेके बहुत ये थे, ठीक है, बोल रहे थे कि मेरा भाषा में 3 प्रकार की भाषा बोली नहीं साबित किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसने अपनी भाषा को लेके एक बोला था, यह वह कहानी है, रानी कैतकी की कहानी को लेके ही बोल रहा था कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और ना किसी बोली का मेल ना पूट, ठीक है। ये पूछा जाता है, हिंदी छूट, क्या यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और ना किसी बोली का मेल है ना पूट, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें हिंदी क्या है? छूट, हिंदी इसमें छूट है हिंदी लिखने का, और ना किसी बोली का मेल है, और किसी बोली का कोई ब्रजभाषा अवधि सबके कोई मेल नहीं है, ठीक है।
ना संस्कृत, ये सब का क्या है, कोई मेल नहीं है, ठीक है, ना पुट, ठीक है। अब बोलते हैं इसी तरह रानी केतकी की कहानी हिंदी की मौलिक लिखित गद्य माना जाता है। सबसे प्रथम रानी केतकी की कहानी के हिंदी की मौलिक गद्य लेखक, मतलब ये जो सौ से किसी अनुवाद नहीं, गद्य में नहीं है, ठीक है, मौलिक गद्य लेखक कौन है, रानी केतकी की कहानी हुआ, ठीक है। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से युक्त रखने के, मतलब अपने जो भाषा को, ठीक है, इंशाअल्लाह खान ने क्या बोला था कि अपना भाषा को हम 3 प्रकार बोली से युक्त रखेंगे, 3 प्रकार भाषाओं से, 3 प्रकार बोलियों से युक्त रखेंगे, मतलब मुक्त रखेंगे, ये सब चीज को नहीं आने देंगे अपना भाषा में, ठीक है। कौन कौन से, तो बाहरी बोली, बाहरी बोली अर्थात बाहर के लोग जो आए थे, कौन, मुगल सब, तो ये सब का उस सब आए थे, तो उस सब क्या ले आए थे, अरबी फारसी भाषा अपने साथ लाए थे, ठीक है, अरबी फारसी। तो भाई अरबी फारसी मेरा भाषा में मिल नहीं सकता, मेरे रचनाओं में आ नहीं सकता, ठीक है। दूसरा कौन हुआ, दूसरा बोला, पहला तो ये हुआ अरबी फारसी नहीं, बाहरी बोली, मतलब बाहरी बोली कौन थे उस समय, अरबी फारसी सब, तुर्की सब थे, ठीक है, बाहरी बोली उसमें। बोला कि गंवार, एक दूसरा में गंवारी बोली, गंवारी बोली मतलब उस समय जो चल रहा था क्या, ब्रज भाषा और अवधी चल रहा था, तो अवधी और ब्रज भाषा ये सब गाँव का भाषा है, वो सब, इसलिए इसको हम अपने भाषाओं में, रचनाओं में मेल नहीं होने देंगे, रचनाओं में अपनी इस सब का भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। तीसरा है भाखापन अर्थात भाखापन, भाखापन अर्थात भाखा, ठीक है, भाखा मतलब होता है भाषा, ठीक है, भाखा मतलब क्या होता है, भाषा। तो भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल, ठीक है, संस्कृत के शब्दों का भी मेल नहीं होने देंगे, तो क्या रखेंगे, सिर्फ खड़ी बोली रखेंगे, क्या रखेंगे, सिर्फ खड़ी बोली रखेंगे, ठीक है। किसने बोला था, तो लल्लूलाल, सॉरी इंशाअल्लाह खान ने बोला था, ठीक है। और इसका ये पंक्ति याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोलता है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और ना किसी बोली का मेल है ना पूट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लल्लूलाल पे, ठीक है, क्या है लल्लूलाल पे। लल्लूलाल 1763 में हुए थे, ठीक है, पहले नियाज जी हुए, पहले सदाशुलाल नियाज, इसका इंशाअल्लाह खान, इसका लल्लूलाल, ठीक है। लल्लूलाल 1763 में हुए। अब इनका रचना टोटल 11 माना जाता है, कितना, टोटल 11 रचना माना जाता है इनका। लल्लूलाल बता चुके हूँ कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या किस रूप में थे, मुंशी के रूप में सदा मिश्र थे, और ये, ठीक है, सदाशुलाल सॉरी सदल मिश्र थे, ठीक है, और लल्लूलाल थे, ठीक है। अब इनके 11 रचना है, टोटल 11 रचना क्या क्या है, तो पहला रचना है सिंहासन बतीसी, क्या है, सिंहासन बतीसी, कब हुआ, 1801 ईस्वी में, जिसमें काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषा का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, जो सिंहासन बतीसी का। पहले ये याद रखना है कि लल्लूलाल ने मात्र 3 रचना इनका मौलिक है, 11 में से 3 रचना इनका क्या है, मौलिक है, हाँ मौलिक है, नहीं तो सब क्या है, अनुवादित है, क्या है, सब अनुवादित रचना है। 8 रचना इनका कितना हो गया, 8 और 3 11 हुआ जी, तो 8 रचना इनका क्या है, अनुवादित है, क्या है, अनुवादित है, हाँ अनुवादित है, अनुवादित रचना है इनका 8 रचना। तो सिंहासन बतीसी भी क्या अनुवादित है, किसने, ब्रज भाषा में लिखा गया था सिंहासन बतीसी, ठीक है, काजिम अली की सहायता से लेके इसने खड़ी बोली में अनुवाद किया था लल्लूलाल ने सिंहासन बतीसी को, ठीक है। इसी तरह से एक आता है इनका बेताल पचीसी, क्या, बेताल पचीसी, संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथा ली तथा मजार अली के साथ मिलकर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बेताल पचीसी बहुत फेमस रचना का, ठीक है। बेताल पचीसी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1801 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है, 1801 में। जो संस्कृत कवि लिखे थे अपना शिवदास संस्कृत के कवि थे, कौन, किसके कवि थे, तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के कवि थे शिवदास। इसने एक रचना लिखा था, क्या नाम लिखा था, तो बेताल पचीसी लिखा था, ठीक है, बेताल पचीसी, ठीक है, बेताल पचीसी नाम से एक रचना लिखा था। तो इसने क्या किया था, लल्लूलाल एक मजहर अली के साथ में, किसमें, मजहर अली साथ में मिलके बोला जी एक काम करते हैं, बेताल पचीसी ब्रज भाषा में है, सॉरी बेताल पचीसी संस्कृत भाषा में है, चलिए हम लोग इसको खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं। क्या भाषा में, खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो अनुवाद करते हैं इसको, तब मजहर अली के साथ में मिलकर इसने अनुवाद किया, ठीक है, अनुवाद किया। तो इसने सिर्फ इतना चीज किया कि बेताल यहाँ पचीसी है, इसने लिखा बेताल पचीसी है, और यहाँ पचीसी, ठीक है, पचीसी मतलब प आधा च फिर चीसी, इस नाम से इसने लिखा, ठीक है, खाली यहाँ आधा चा घुसा दिया, ठीक है, और नाम वही रख दिया बेताल पचीसी, ठीक है, समझ गए। बेताल पचीसी किसका है, तो लल्लूलाल का है। जो पहले संस्कृत के कवि का रचना था कौन, बेताल पचीसी, शिवदास का, ठीक है, शिवदास का था, जो इसने अनुवाद किया किसके साथ में, मजहर अली के साथ में मिलकर किया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और रचना इसका शकुंतला नाटक 1810 में, एक शकुंतला नाटक इसका है, किसका, लक्ष्मण सिंह का, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। एक है माधव, ठीक है, माधवनल है। दूसरा रचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीति है, ठीक है, राजनीति क्या है, 1802 में लिखा गया था। ये राजनीति
का विषय वस्तु क्या है? हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। हितोपदेश का कहानियों का अनुवाद किसमें है? राजनीति में। खाली इतना याद रखिएगा, हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है, ठीक है। छठा में है प्रेम सागर, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रेम सागर 1810 ईस्वी में, ठीक है। प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लिखा गया था। प्रेम सागर या नागरी दशम क्या चतुर्भुज मिश्र द्वारा, एक सेकंड रुकिएगा, प्रेम सागर का अन्य नाम क्या हुआ? नागरी दशम, ठीक है। अन्य नाम, प्रेम सागर का अन्य नाम क्या है? नागरी दशम है, ठीक है, नागरी दशम है। अब नागरी दशम अन्य नाम है, प्रेम सागर का अन्य नाम क्या है जी? नागरी दशम। याद रखिएगा, इसलिए बार बार रिपीट करता हूं मैं कि याद हो जाए सुन के। चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद क्या है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। क्या बोल रहा है? चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा में अनुवाद। पहले याद रखना कि भागवत पुराण के 10वें स्कंद, ठीक है, किसका? भागवत पुराण का, भागवत पुराण का 10वां स्कंद। भागवत पुराण में कितने अध्याय आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका 10वां अध्याय, इसका भागवत पुराण का 10वां अध्याय का एक अनुवाद किया था, ब्रज भाषा में लिखा था एक कवि। कौन? चतुर्भुज मिश्र ने लिखा था। क्या लिखा था? चतुर्भुज मिश्र ने लिखा था। क्या नाम से? तो प्रेम सागर नाम से, मान लेते वही नाम से लिखा होगा। तो इसी का अनुवाद इसने किसने किया था? लल्लूलाल ने किया था। क्या नाम से किया था? तो प्रेम सागर नाम से। कब किया था अनुवाद? 1810 ईस्वी में किया था। इसका विषय वस्तु क्या है जी? तो विषय वस्तु है भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। समझ गए यहां तक? याद रखिएगा आप लोग। अब है 7वां लताइफ ए हिंदी। क्या? लताइफ ए हिंदी, लताइफ ए हिंदी। ये भी 1810 में ही हुआ था। इसे लल्लूलाल ने क्या है? बजुआन ये रखता, क्या है? बजुआन ये रखता कहा है। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाएं का संग्रह है। लताइफ ये हिंदी, ठीक है, लताइफ ये हिंदी 100 लघु कथा का संग्रह है, ठीक है। 100 हिंदुस्तानी भाषा की, मतलब खड़ी बोली, ब्रज भाषा और हिंदुस्तानी भाषा में तो समझ रहे जी। खड़ी बोली और उसमें उर्दू का मिश्रित से जो था उसको कह सकते हैं खड़ी बोली, और उर्दू का मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे लोग। हाँ चलिए, अब इसमें क्या है? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा व्याकरण। क्या? ब्रजभाषा व्याकरण। तो एक रचना हुआ ब्रजभाषा व्याकरण, जिसका भाषा कायदा नाम से हुआ। भाषा कायदा, ब्रजभाषा व्याकरण, अन्य भाषा कायदा, ठीक है। यह कैसा ग्रंथ है? तो समझ में आता है, ब्रजभाषा का व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। यह लल्लूलाल का मौलिक रचना है, ठीक है। मौलिक रचना लल्लूलाल का कौन कौन? तो एक ये आता है, ब्रजभाषा व्याकरण आता है, राजनीति आता है, ये सब आता है, ठीक है। एक भाषा विलास लिखा 1815 ईस्वी में, भाषा विलास, ठीक है, भाषाओं के बारे में। तो माधव विलास लिखा, ठीक है, माधव विलास लिखा जो 1817 ईस्वी में, ठीक है। यह चंपू काव्य, चंपू काव्य किसको? गद और पद मिला हुआ को चंपू काव्य कहते हैं। 19वीं शताब्दी में सामाजिक जीवन पर चित्रण, माधव विलास, ठीक है। समाज क्या? 19वीं शताब्दी, जब 1800 से प्लस हो गया तो 19वीं सदी में प्रवेश कर गया, इसीलिए ये 19वीं सदी के सामाजिक जीवन का चित्रण, उस समय का समाज का स्थिति क्या था वो किसमें दिखाता है? तो माधव विलास में दिखाता है, ठीक है। माधव विलास में दिखाता है, माधव विलास में दिखाता है, माधव विलास में दिखाता है, ठीक है। सामाजिक जीवन का चित्रण, यदि इस तरह क्वेश्चन पूछ दे एनटीए या कोई भी एग्जाम में कि लल्लूलाल की किस रचना में सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है, तो किसमें हुआ है? माधव विलास में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अरे 11वां लास्ट में है लल्लूलाल का लाल चंद्रिका। आप लोग को जब मैं रीतिकाल पढ़ा था, रीति सिद्ध कवि बिहारी को, उसका रचनाओं का बताया था कि लल्लूलाल ने किस नाम से अनुकरण किया है, उनका टीका लिखा है, तो लाल चंद्रिका नाम से, ठीक है। कब? 1818 ईस्वी में लिखा है। या बिहारी सतसई की खड़ी बोली में टीका लिखा है, किसने? लल्लूलाल ने। 11 रचना हो गया जी। अब आता है लल्लूलाल कृत राजनीतिक, जो बताया था राजनीतिक, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है, ठीक है। शेष रचनाएं खड़ी बोली में है। तो इनका जो ब्रज भाषा में कौन कौन रचना है? मात्र 3 रचना इनका ब्रज भाषा में, मात्र 3 रचना इनका ब्रज भाषा में। क्या है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। मात्र 3 रचना इनका ब्रज भाषा में। इसके बाद शेष कितना बच गया? शेष बच गया 8 रचना इनका क्या है? खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में है। लल्लूलाल ने सन 1802 में राजनीति के नाम से, क्या? राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। राजनीति का क्या है? हितोपदेश नाम से ब्रज भाषा का अनुवाद किया था, ठीक, ब्रज भाषा का अनुवाद किया था हितोपदेश की कहानियों को लल्लूलाल ने। कब? 1802 में, राजनीतिक रचना नाम से, ठीक। राजनीतिक बहुत फेमस रचना इनका, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं लल्लूलाल की उर्दू को। लल्लूलाल जी ने जब
लल्लूलाल ने एक बात कहा था, ठीक है, प्रेम सागर रचना करते समय बोला था कि वो उर्दू भाषा को छोड़ देने का बात करता था। क्या? उर्दू भाषा को छोड़ देने भाषा। लेकिन उर्दू भाषा को उर्दू भाषा ना कह के उसने कहता था यामिनी भाषा, उसको कहता था, ठीक है, कैसा? यामिनी भाषा, ठीक है। लल्लूलाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। कौन भाषा? यामिनी भाषा कहते थे। जिन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। कौन सा रचना करते समय उर्दू भाषा छोड़ने की बात करता था लल्लूलाल ने? तो प्रेम सागर, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेम सागर रचना करते समय लल्लूलाल ने यामिनी भाषा छोड़ने की बात कही गई है, ठीक है। यामिनी भाषा किसको कहते थे? किस भाषा को? तो किस भाषा को कहते थे यामिनी भाषा? तो उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहते थे, ठीक है। अब बताए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? तो लल्लूलाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक, क्या लल्लूलाल की भाषा किस तरह मानते हैं? कृष्णोपासक। किस तरह? कृष्णोपासक। कृष्णोपासक मतलब मथुरा की भाषा। क्या? मथुरा की भाषा। मथुरा आगरा की जो भाषा कृष्णोपासक मतलब मथुरा आगरा की भाषा थी, वो कैसा था? कृष्णोपासक मतलब ब्रज भाषा, ब्रज रंजित कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो चारों हुए, कौन कौन हुए? सदा सुखलाल नियाज हुए। कौन? सदा सुखलाल नियाज हुए, ठीक है। खाली नियाज लिख देते हो जाएगा जी, या तो सदा सुखलाल लिख देता हूं। सदा सुख लाल, ठीक है, सदा सुख लाल हुए। इनका सदा सुखलाल नियाज हो गए, इंशाअल्लाह खां हो गए, ठीक है, इंशाअल्लाह खां हो गए। इनका बारे में भी बता रहा हूं, ठीक है, पहले लिख लेने दो। सदा सुखलाल नियाज हो गए। और सदल मिश्र हो गए। कौन हुए? सदल मिश्र हो गए। सदल मिश्र हो गए। अरे एक और कौन छूट गए? लल्लूलाल ना, लल्लूलाल। अब एक बात याद रखना कि सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? तो ये दिल्ली के निवासी थे। क्या हो जा रहा है? हाँ, दिल्ली के। कहाँ के? ये सदा सुखलाल ने दिल्ली के निवासी थे। जब दिल्ली के निवासी रहेंगे, आप जहाँ के रहेंगे, ठीक है, वहाँ का भाषा आपके रचनाओं में भी मिलना स्वाभाविक है, या तो आपका जो बोलने का उच्चारण वो उस वहाँ के भाषाओं के अनुसार ही होता है। जैसे आप यदि महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी बोलने दें तो उतने अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को हिंदी आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि बंगाल के, उनका भी हिंदी उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह सदा सुखलाल नियाज वो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, ठीक है। और इंशाअल्लाह खां कहाँ रहने वाले थे? इंशाअल्लाह खां तो ये पहले दिल्ली में रहते थे। कहाँ? पहले ये भी दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन बाद में ये दिल्ली में इसका जब स्थिति राजाओं का जब जहाँ रहते थे वहाँ की स्थिति खराब हो गया, तो इसने दिल्ली को छोड़कर कहाँ चल गए? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ चल गए? तो उसने उत्तर प्रदेश में लखनऊ चल गए। कहाँ? लखनऊ। कहाँ चल गए? तो लखनऊ चल गए। हाँ, लखनऊ चल गए। खां कहाँ पहले रहते थे? दिल्ली में। इसके बाद दिल्ली की स्थिति जब इसका खराब हुआ तो कहाँ चल गए? ये लखनऊ चल गए। इसी तरह सदल मिश्र। कौन? सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ये प्रॉपर बिहार के बिहारी थे। कौन? बिहार के थे। प्रॉपर कहाँ थे? बिहार के। कौन सा जिला बिहार का यदि पूछ दे तो यारा जिला। हाँ, यारा जिला के थे। इसलिए इसका भाषा में पूर्वीपन इनके भाषा में रामचंद्र क्या कहते हैं? पूर्वीपन मिलता है। पूर्वीपन क्यों मिलता है? बिहार पूरब में है, तो बिहार पूरब में तो इनके भाषा में पूर्वीपन मिलेगा ही। और दिल्ली का है, ठीक है, ये इंशाअल्लाह खां दिल्ली में है, लखनऊ में, तो दिल्ली की भाषा इनका मिलेगा ही। सदा सुखलाल नियाज ये भी दिल्ली है, तो इनका भाषा का दिल्लीपन भाषा जो आता है, ठेठ कह सकते हैं, हिंदी या तो खड़ी बोली, इसीलिए इनका मिलता है। अब आ रह गया लल्लूलाल। तो लल्लूलाल आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के थे। लल्लूलाल कहाँ के थे? आगरा के थे। और आगरा और मथुरा तरफ का आप लोग जिस तरह जानते हैं कि भाषा होता है कृष्णोपास मतलब मथुरा, इस सब यहाँ पे क्या चलता था? ब्रज उस समय चलता था, ब्रज भाषा बोली जाता था, ठीक है। तो ब्रज भाषा जब बोला जाता है, वो भाषा बहुत मिठास भाषा, ब्रज भाषा, लेकिन आता नहीं हमको, कैसे सुनाऊं। तो इसीलिए इनके रचनाओं में, जो लल्लूलाल के रचनाओं में मिलता है खड़ी बोली, वो कैसा मिलता है? तो ब्रज भाषा के टाइप में मिलता है। ब्रज भाषा मिश्रित, मतलब ब्रज भाषा के मतलब ब्रज। इसी तरह बोलते हैं कि कृष्णोपासक मतलब कृष्ण भगवान के उपासक की भाषा जो ब्रज रंजित, मतलब ब्रज से रहित खड़ी बोली रचना मिलता था। किसका? लल्लूलाल का। ये याद रखिएगा। सदा सुखलाल कहाँ थे? दिल्ली के थे। इंशाअल्लाह खां कहाँ? दिल्ली पे रहते थे। इसका स्थिति खराब हो गई तो ये दिल्ली छोड़कर लखनऊ चल गए। सदा मिश्र, ठीक है, सदल मिश्र कहाँ थे? बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, आगरा के डिस्ट्रिक्ट के। लल्लूलाल आगरा के। ऐसा याद रखिएगा। सदा सुखलाल नियाज, कितना बड़ा नाम है, सदा सुखलाल नियाज, ठीक है, सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां, इसे जो बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है, सब कहाँ रहते थे? पहले दिल्ली में रहते थे।
ठीक है। और सदल मिश्र छोटा, लल्लू लाल छोटा, ये सब कहाँ है तो छोटा छोटा। लल्लू लाल का आगरा में रहते थे, सदल मिश्र बिहार में रहते थे, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। अब बोलते हैं कि सारांश यह है कि रामचंद्र शुक्ल का ही कोट है, ठीक है। बोलते हैं कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, ना नृत्य व्यवहार के अनुकूल है, ठीक है, ना संबंध विचारधारा का योग्य। ये लल्लू लाल का ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं लल्लू लाल के बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा। हाँ, लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला था। लल्लू लाल ने क्या, एक आगरा में एक प्रेस खोला था। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला था, क्या नाम से, तो संस्कृत प्रेस नाम से, ठीक है, संस्कृत प्रेस नाम से खोला था लल्लू लाल ने, संस्कृत प्रेस नाम से खोला था एक प्रेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है तो आगे सदल मिश्र, ठीक है, आगे सदल मिश्र। सदल मिश्र 1767 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका एक रचना, इनका रचना बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं तो यही है, ठीक है, नास्ते, ठीक है, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान का एक अन्य नाम है चंद्रावली। क्या नाम है, अन्य चंद्रावली, ठीक है। तो ये कभी चंद्रावली का अन्य नाम क्या है, नास्तिकेतोपाख्यान, ठीक है, नास्तिकेतोपाख्यान, इसे याद रखिएगा। 803 में रचना हुआ है, सदल मिश्र का सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, या खड़ी बोली में रचना है सबसे पहले। इसकी रचना अजुर्वेद, ठीक है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, ये सब है ना जी, वेद। तो इसी तरह अजुर्वेद के आधार पर, ठीक है, अजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता का कथा का आधार बनाकर लिखा है। अजुर्वेद में कठोपनिषद का कहानी आता है, उसमें जो नचिकेता प्रसंग आता है, नचिकेता का प्रसंग आता है, उसी को कथा का आधार बनाकर, नचिकेता को ही कथा का आधार बनाकर लिख दिया था नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, क्या, अजुर्वेद के कठोपनिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विषय वस्तु भी याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है कि रामचरित्र 1806 ईस्वी में रामचरित्र हुआ है, ठीक है। रामचरित्र में रामचरित्र नाम से पता चल रहा है, रामचरित्र मतलब राम भगवान के चरित्रों पे बात हो रहा है, ठीक है। तो रामचरित्र में राम आध्यात्मिक रामायण पर आधारित है, ठीक है, इसका आध्यात्मिक रामायण पर आधारित है। अब एक और रचना है इनका, हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी, ठीक है, क्या, वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी कह सकते हैं, वोकैबुलरी जिसे इंग्लिश शब्द है, ठीक है। हिंदी पर्शियन वोकैबुलरी जो 1809 में लिखा गया था। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। तो पूर्वीपन क्यों, सदल मिश्र कहाँ के थे, बिहार के थे, तो बिहार कहाँ पूर्व में आता है, इसीलिए पूर्वीपन इनकी रचनाओं में है। समझ गए आप लोग। अब आते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा ना करते, तो कल कब पढ़ाएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। हाँ,